नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत आपने वसी मौजूआत को और वसी चीज़ों को छेड़ दिया है और अपने अंदर झांकने का मौका दिया है। बड़ा मुश्किल होता है ये चीज़ें। तो अब मेरे वालिद नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा एहसास होता है कि इसमें ना उनका बहुत हाथ था। तो जब वो पीएचडी करके वापस आए, हम लोग इंग्लैंड में ही थे, स्कॉटलैंड के पास ही न्यू कासल में। आई सी। जब हम वापस आए तो मैं तीसरी जमात में पढ़ते आया। तीसरी जमात में तो एक ना अब्बू ने एक स्कूल में दाखिल कराया जो बड़ा मशहूर स्कूल है, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल है, अभी भी है और शायद वहाँ हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बहुत मारूफ एक स्कूल है। उसमें मुझे दाखिल करा दिया, लेकिन वो ना छोटी सी जगह थी और वहाँ हमें याद है उर्दू बोलने पे ना पाबंदी होती थी और एक जुर्माना भी होता था। तो फिर अब्बू ने कहा कि यार नहीं, इसको एक किसी ऐसे स्कूल में दाखिल कराना चाहिए जहां मिली जज्बा हो। ये मुझे उनके अल्फाज याद हैं कि जहां मिली जज्बा हो। हमें तो उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन एक वसी मैदान हो, वहाँ असेंबली होती हो, वहाँ असेंबली में तलावत होती हो, तराना पढ़ा जाता हो और उर्दू और इंग्लिश दोनों जुबानों में वहाँ तकरीरें होती हों, नज़म खानी होती हो, किरात होती हो, बज़्म अदब होती हो, सोसाइटीज़ होती हों। तो एक बड़ा स्कूल, तो उन्होंने मुझे क्रेसेंट मॉडल स्कूल में दाखिल कराया। मेरे ख्याल में वो एक बड़ा ज़बरदस्त स्कूल था और वो वाकई वो ना, उसके अंदर जाके आपको लगता था कि आप एक कौमी और मिली जज्बे के अंदर ना आप की एक धोए जा रहे हैं। स्कूल उस स्कूल के अंदर जो असातिज़ा थे वो सेंट्रल मॉडल स्कूल से आए थे, जो लाहौर का एक और बड़ा मशहूर स्कूल था 1950 और 60 की दिहाइयों में, हत्ता कि 70 की दिहाइयों में भी। तो मेरे वालिद सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़े थे। उन्होंने देखा कि वहाँ के जो असातिज़ा हिजरत करके रिटायरमेंट के बाद क्रेसेंट मॉडल स्कूल में आ गए हैं, उन्होंने मुझे वहाँ दाखिल करा दिया। तो बड़ा ही खूबसूरत स्कूल था मेरे ख्याल में। ये अब्बू की तहरीक पर उस स्कूल के असातिज़ा ने ना बहुत ज़्यादा हमारे कुलूब को, हमारे अज़हान को झंझोड़ा। उन्होंने ऐसी खूबसूरत हमारी तरबियत की, अखलाकी तरबियत भी की और वो खामोश तरीके से की। कोई लंबे-लंबे पन पंद व नसाए नहीं थे, नसीहतें नहीं थी लंबी-लंबी, बल्कि बड़े खामोश तबलीग की और उन्होंने तरीके-तरीके से हमारी शख्सियत साज़ी करने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल में स्कूल का बड़ा अहम रोल था मेरी ज़िंदगी में। देखिए, वहाँ हम उर्दू पढ़ते थे, खूबसूरत उर्दू पढ़ते थे। अरबी फ़ारसी भी हमारे असातिज़ा हमें उसकी तमसीलात भी देते, उसके मुहावरे, उसके अशार भी सुनाते और अंग्रेज़ी भी बड़ी ज़बरदस्त हमें पढ़ाई जाती थी और किसी किस्म की कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, बल्कि एक खुद एतमादी थी और खुद एतमादी भी ऐसी जो गुरूर के दर्जे पे नहीं पहुँचती, जो एलिटिज़्म के दर्जे पे नहीं पहुँचती। तो मेरे ख़्याल में वो स्कूल हमारा बहुत खूबसूरत था। तो फिर घर का माहौल ऐसा था, हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि वो ना पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। तो उनका जो तहरीक पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने हिस्सा लिया, फिर वो इसी मिट्टी से उनका ताल्लुक था। तो उसने मेरी शख्सियत में ये बड़ा गहरा असर डाला मेरे ख्याल में। तो फिर हम कॉलेज में आ गए, जो एक रवायती एक सिलसिला होता है, मैट्रिक करते हैं आप। बहरहाल मुझे फिजिक्स का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं अपने अब्बू को देख के फिजिक्स बड़ा गहरा मुझे जुनून था। और आपको पता है मैट्रिक और हमारी जो रवायती तालीम है वो इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को नहीं झंझोड़ती। तो फिर मैंने अपने हेडमास्टर से कहा कि मैंने मैट्रिक भी करना है और मैंने ओ लेवल भी करना है। सीनियर कैम्ब्रिज होता था, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मैट्रिक के इम्तिहान के बाद मैंने खुद से सीनियर कैम्ब्रिज किया और उसमें भी कामयाब रहा। फिर ये था, मैं इत्तेफाक से लाइक स्टूडेंट्स में शुमार होता था और ये हर मैट्रिक में हमारे स्कूल की पोजीशन आती थी। उस साल ना मैट्रिक में मेरी पोजीशन नहीं आई। हमारे मैं स्कूल में तो पहली पोजीशन थी, लेकिन बोर्ड में कोई पोजीशन नहीं आई, चौथी पोजीशन थी। तो लोगों ने बड़ा कहा कि जी आप मुकदमा कर दें आप। ये अब्बू ने बड़ा मना किया कि नहीं यार, अब आगे चलो और आगे
कोई बात नहीं, ये नहीं, मैं कहता हूँ कि माँ बाप जो आपकी तरबियत करते हैं ना, वो बड़ा गहरा उसका असर, वो देर पा असर होता है, और बड़ी गहरी आप छाप पड़ जाती है आपकी शख्सियत पे। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज चला गया, जिस तरह सब बच्चे जाते हैं, जो नाम नेहाद लायक बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं। प्री इंजीनियरिंग की मैंने। प्री इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने, इत्तेफाक से मेरी बोर्ड में पहली पोजीशन आ गई। अच्छा, उस वक्त ना मुझे ना अब्बू ने जबरदस्ती तकरीरों में डाल दिया, तकरीर मुबाहिसे में, और तकरीरें, ये यार ये आपकी शख्सियत का ना ये जरूर हिस्सा होना चाहिए। और वो गवर्नमेंट जब कॉलेज? स्कूल के ज़माने से ही, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी इंतहा ऐसे हो गई कि मैं पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हो गया। और वो वहां पे जो तकरीरें होती थी वो फिल्बदी होती थी। वो राइट। मौजू ना कुछ मिनट पहले दिया जाता था या घंटा पहले दिया जाता था, और वो पार्लिमानी उसे अंदाज कहते हैं, जी पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डिबेट्स, बिल्कुल इंग्लिश बिल्कुल। उर्दू दोनों में होता है। तो वहां फिर ना मुताले का भी शौक पैदा हो गया। तो ये सारी चीजें, फिर हम न्यूजीलैंड गए, हमने वहाँ मुकाबला मुकाबला किया दूसरे मुल्कों से। और फिर मैंने एफएससी कर ली। एफएससी के बाद मेरी ये जिद थी कि मैंने फिजिक्स पढ़नी है। तो लेकिन आप समझ लें, अब्बू ने मुझे पढ़ने नहीं दी। अब्बू ने मुझे कहा कि इंजीनियरिंग करो। और क्या खूबसूरत वो फैसला था। बड़ा, मैं बहुत बुड़बुड़ाया और बड़ा जिसबिज हुआ कि यार मैं नहीं इंजीनियरिंग करना था मेरे। लेकिन यूईटी लाहौर चले गए हम, वहाँ हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। और उसमें उनकी आप अगर हिकमत थोड़ी सी बता सकते हैं, यानी हाँ, वालिद साहब की पॉइंट ऑफ व्यू से? हिकमत मेरे ख्याल में ये थी कि भाई, कोई फिजिक्स का अच्छी तालीम का इदारा नहीं है बीएससी में। ये 95 की बात है, जब मैंने एफएससी की, 1995। तो कोई अच्छा फिजिक्स का कोई तालीमी इदारा अच्छा नहीं था कोई, कि क्या मैं पढ़ता पाकिस्तान में। बड़ा बिल्कुल। जबरदस्त फैसला था। तो इंजीनियरिंग में तो खैर अच्छी तालीम थी हमारी, यूईटी लाहौर में एक मुनासिब दर्जे की, एक अच्छे साथी भी थे, लेबोरेटरीज भी थी, एक माहौल था, एक इकोसिस्टम बना हुआ था। उसे बहुत फायदा हुआ दरअसल। और फिर एक दिन अबू ने मुझे, यानी अब अबू के जाने के बाद ये चीजें और ज्यादा नुमायां होती हैं। उन्होंने मुझे आके ना एक रोड स्कॉलरशिप का वो थमा दिया मेरे अखबार में, इश्तेहार था और उसका पम्फलेट कि यार अब ये इसकी ये अप्लाई कर दो। अच्छा, जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था तो फिर हमने ये ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी की बुनियाद रखी, जो जिसका मकसद यही था कि साइंस को किताबों से निकाल के लोगों तक पहुंचाया जाए, और तालीम का जो अंदाज जो कैद हुआ हुआ है क्लासरूम के अंदर, उसको खुला छोड़ दिया जाए। उसमें जो शागिर्द हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, उनके दरमियान एक खलीज बनी हुई है, उसको तोड़ा जाए। उस जमाने में इतने ज़बरदस्त ये सेमिनार्स हमने किए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, वर्कशॉप्स की, नुमाइशें की। लाहौर में जितने ऐसे इदारे थे जिनमें कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ नज़र आती थी, मसलन महकमा मौसमियात में एक रेडार लगा हुआ था, वहाँ गए। स्पार्को का पूरा विजिट किया। एक है पारस, पाकिस्तान रेडिएशन सर्विसेज, जो गामा रेज से स्टेरिलाइजेशन करते हैं, वहाँ हम गए। किसी पावर प्लांट पे चले गए। इतना बड़ा एक जबरदस्त हमने एक वो माहौल बना लिया ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे। और अब ये मुझे अबू ने कभी नहीं रोका कि यार ये तुमने ये हम्म, कि तो तुमने दिस पढ़ाई स्टूडेंट करनी रन है। एंटरप्राइज, यानी आप? हाँ, इट्स स्टूडेंट रन एंटरप्राइज, और इसमें कोई प्रोफेसर भी शामिल हो गए, और पूरे लाहौर के और भी मुफ्ती तालीमी इदारों के, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी इसमें लोग थे। और तो फिर ये हुआ ये कि हाँ, फिर कभी ये तवज्जो नहीं थी कि यार अब हमारे मार्क्स आने हैं, हमारा जीपीए होना। उस खैर तो जीपीए का तसव्वुर भी नहीं था कि जीपीए क्या चीज होती है। फिर इंजीनियरिंग की, और उस दौरान भी मैं फिजिक्स पढ़ता रहा। फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि मुझे रोड स्कॉलरशिप मिल गया, और मैं इंग्लैंड चला गया, ऑक्सफोर्ड चला गया। वहाँ मुझे मौका मिला फिर फिजिक्स को सही तरीके से पढ़ने का, और उसमें तहकीक करने का। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात है सन 2001 की, क्वांटम कंप्यूटिंग के इब्तदाई दिन थे वो।
और शुरू के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और यॉर्क यूनिवर्सिटी है उधर इंग्लैंड में ही। तो फिर अच्छा, वहाँ अगर फिर मैं यहाँ अगर मैं ये पूछ सकूं कि क्योंकि अब आप पाकिस्तान में लम्स के अलावा भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आपने देखी हैं, नमल भी आपने जिस तरह एक दफ़ा एकेडमिक कंसल्टेंसी टाइप का चक्कर भी लगाया था WUM में, तो आप हबीब भी फिरे हैं, वी नो कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी देखी हुई हैं हर टाइप की, फिर आपकी यूईटी का ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस, तो आपका जो एज अ स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का एक्सपीरियंस था, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इसका जब नाम लेते हैं तो ये बड़ी एक एलियन एग्जॉटिक सा नेम है ना, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन देयर, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करता है लेकिन बना नहीं सकता डेमोक्रेसी की कोई भी लेजिटिमेट फॉर्म, तो उसी तरह यूनिवर्सिटियों में स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जिस तरह के नाम सर्कुलेट करते रहते हैं बड़े बड़े लोगों के मुंह से, लेकिन तो वो आपका एज एन एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट कि व्हाट वाज ऑक्सफोर्ड, अगर आप उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकें फॉर अस। देखिए, मेरे लिए तो, मुझे तो ये जन्नत लगती थी ऑक्सफोर्ड, क्योंकि वहाँ इतने आपके पास मौके हैं हर चीज, हर काम करने के। यानी आपके पास लेबोरेटरीज हैं, आपके पास आज़ादी है। जो दो, एक तो लेबोरेटरीज और जो आप काम आप कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन मेरा बहुत सा वक्त लाइब्रेरीज में गुजरता था वहाँ पे। तो और फिर कभी कभी अपनी दिल की तसल्ली के लिए और अपने तबीयत के शौक के मुताबिक, ये बॉडलियन लाइब्रेरी थी, वहाँ पुराने मखतूते थे, पुरानी किताबें भी थीं, और उनको भी देखने का एक नॉस्टैल्जिया, जो इकबाल जिस तरह कहता है कि किताबें अपने आबा की जो देखी उनको यूरोप में, तो है, तो जी होता है सी पारा, तो यानी वाकई एक नॉस्टैल्जिया होता है वहाँ पे। फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी था, इंडिया ऑफिस की लाइब्रेरी, यानी एक वहाँ पूरा एक खजाना है। अगर आप उस इंग्लैंड को खत्म कर दें किसी तरीके से, तो आप उस ऑक्सफोर्ड या किसी और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को देखें, वो एडिनबरा की भी हो सकती है, वो किसी और मैनचेस्टर बर्मिंघम की भी हो सकती है, उसे आप रिक्रिएट कर लेंगे पूरा। वो इतना सही खजाना है वहां पे। तो मुझे वो चीज बड़ी इंस्पायर करती थी। दूसरा, इतना वो वहाँ तनव्वो था सेमिनार्स का, इतनी आप किसी भी रोजाना सैकड़ों के हिसाब से आपके सामने मौके आते थे, आप उनमें से शायद ही कोई चुन पाए, यानी यूर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। और पूरा वो एक पूरा दुनिया वहां सिमट के आई हुई है उस शहर के अंदर। तो वो बड़ा खूबसूरत एक वो माहौल था वहां पे। फिर वहां हमने दो बहुत बड़े बड़े सिंपोजियम्स करवाए, एक इकबाल पर करवाया और एक रूमी पे करवाया। इकबाल वाले का नाम था मेरा पयाम, और उस पे एन मेरी शिमेल, डेविड मैथ्यूज, इनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ है, रसल और जेम्स मॉरिस और इस तरह के लोग आए। फिर एक हमने है। जिंदा रूद रूमी पे करवाया, उस पे ये बासत कौशल साहब आए और ये सुहेल उमर साहब, और इस तरह ये बहुत बड़े यादगार हमने ये दो बड़े बड़े फंक्शंस कराए। बिल्कुल जातिया हमारी एक सोसाइटी थी वहां पे भी, पाकिस्तान डिस्कशन फोरम। राइट। तो अच्छा, पीछे ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी भी चल रही है इधर पाकिस्तान में। और फिर वहाँ मैंने पीएचडी की, मुकम्मल की। फिर मैं पोस्ट डॉक के लिए चला गया बर्कले। वहाँ मैंने 2 साल इधर लॉरेंस बर्कले लैब और डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में मैंने वहाँ काम किया एज अ पोस्ट डॉक। तो वो भी एक बड़ा तजर्बा था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी ऐसे की है कि मुझे कुछ ज़्यादा तको-दो नहीं करनी पड़ी चीज़ों के बारे में, कि अल्लाह को कोई एहसान ऐसा रहा कि मुझे कोई दाखिलों के लिए, बाहर दाखिलों के लिए कोई ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े। एक ही जगह अप्लाई किया, एक ही स्कॉलरशिप मिल गया, दाखिला हो गया। वो स्कॉलरशिप ऐसा था कि वो मिल जाए तो दाखिला आसान हो जाता है ऑक्सफोर्ड में। तो लेकिन आप इतना पढ़ क्यों रहे थे, यानी कि एफएससी के बाद मतलब ओ लेवल्स भी किया आपने साइमल्टेनियसली, लेकिन चलो बीएससी, लेकिन उसके बाद पीएचडी पोस्ट डॉक, तो आपका यानी बचपन से वाज इट जी लाइक जी, अ गिवन कि आपने एकेडमिशियन ही बनना है? बिल्कुल ऐसा ही है।
मुझे वो एक रोमांस था, मुझे Right. ये किताबों से और इल्म कह लें या नॉलेज कह लें, एक खास तौर पे फिजिक्स से एक किस्म का ना रोमांस था। सर इसको थोड़ा सा आप खोल सकते हैं, क्योंकि अब अजीब किस्म की कंफ्यूजन्स हैं कि लोग पीएचडी के बाद भी बहुत सारे लोग इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि देयर इज गुड बक्स ओवर देयर। तो इन कंपैरिजन तो लोग जब नापने तोलने पे आते हैं तो ऑफ कोर्स जो मेयार हैं आजकल नापने के, उसमें एकेडेमिया लूजेस आउट। कुछ लोग एकेडेमिया में बैठ के फिर वो अमारत को ऊपर करने के चक्करों में है। तो लेकिन आपने आपका पर्सपेक्टिव इट सीम्स कि बिल्कुल और है, ये जो आपने रोमांस की बात की है, तो वो क्या चीज़ है जो एकेडेमिकली आपको इंस्पायर करती है या अट्रैक्ट करती है, जो कहीं और नहीं जाना चाहिए? मतलब आप भी बर्कले के बाद या पीएचडी के बाद कहीं जा सकते थे, आप क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके भी काफ़ी कुछ हो रहा है दुनिया में। मुझे ना दरअसल पढ़ाने का बहुत शौक है मेरे ख्याल में। एक तो जब आप कोई चीज पढ़ें, कोई कॉन्सेप्ट देखें, वो जो रोमांस की बात की है, उस नॉलेज का अपना एक रोमांस होता है जो ग्रिप कर लेता है, भंवर की तरह इंसान को अपने अंदर जज्ब कर लेता है। लेकिन साहब मुझे पढ़ाने का भी बहुत शौक था कि एक ना दूसरों को, यानी कि इल्म की तरसील, या मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और मेरे ख्याल में ये डिबेटिंग ने बड़ा इसमें रोल प्ले किया है। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा था, मैं आपको ये बताता चलूं, जब मैं तकरीरें करता था तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी शुरू की, लेकिन वहां फिर आके ना मेरा दिल उचाट हो गया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये, मैं कहता था डिबेटिंग नहीं, ये डिबॉचरी है, ये एक खाम खा एक हम्म। वो आप एक मौजू की मुखालफत या मुआफकत में बात करने बना लें और एक दूसरों पे आप रोब जमा रहे हैं। तो वहां मैंने छोड़ दी, लेकिन मेरे ख्याल में उसका ना बड़ा इम्पैक्ट हुआ मेरी टीचिंग में, कि मैं जिस तरह पढ़ाना चाहता हूँ वो, उसका बड़ा गहरा असर था उस तरबियत का, शख्सियत में वो और तरीके से आई। मतलब क्या आप डू यू ब्रिंग द सोक्रेटिक मेथड टू द क्लासरूम? यानी अदरवाइज आई डोंट सी अ डिबेट हैपनिंग इन क्लासरूम, राइट? वो तो जो आर्टिफिशियलिटी का जिसका आपने जिक्र किया, वो तो क्लासरूम के हवाले से हेल्दी नहीं लगती ना। तो आप यानी किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि एक तो कुछ ना कुछ सोक्रेटिक भी होता है, इंटरेक्टिव भी होता है, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि जो बोलने का अंदाज है, जो खताबत है, कुछ जो वो बड़ा मैटर करता है। दूसरा ये कि हम्म। आप जब आप फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं, मैं फिजिक्स ही ज्यादा पढ़ाता हूँ, तो उसमें उस क्लास को बड़ा लाइवली रखना पड़ता है, खुश्क मजमून समझा जाता है ना। तो उसके अंदर बहुत टेक्निक्स हैं, और वो कुदरती तौर पे टेक्निक्स आ जाती हैं जब आप पढ़ाना चाहते हो। और तो मुझे पढ़ाने का बहुत मजा आता है, यानी पढ़ाना मेरे लिए कैथारसिस है। मैं जब मैं जब दिन के थक जाता हूँ, जहनी तौर पे पजमुर्दा हो जाता हूँ या उलझन का शिकार होता हूँ, जब पढ़ा के निकलता हूँ तो मैं तरोताजा हो जाता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, और मैं छलांगे मार रहा होता हूँ पढ़ाने क्लासरूम, जब क्लास मेरी खत्म होती है। तो मुझे आपने जो सवाल पूछे, एक तो रोमांस है उस मतन से, उस मवाद से, उस इल्म से। दूसरा, कनेक्शंस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि बायोलॉजी और फिजिक्स का कनेक्शन, और ये जो बड़ी पिक्चर है, जो श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग का व्यू है, बोल्ड व्यू है, जिसे फ्रीमैन डाइसन कहता है कि बर्ड्स व्यू, शाहीन का जो व्यू है ना फिजिक्स का या साइंस का, वो मुझे बड़ा पसंद आता है। एक और देखें, आप अपनी तख्लीक, या आप कितनी, फिजिक्स की खूबसूरती तो ये है कि वो आप अपनी हैसियत कह लें या अपनी हैत, अपने वजूद के बारे में आपको पता चल रहा है, कितनी बुनियादी इसकी हैसियत है कि अपने वजूद के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, माजी के बारे में पता चल रहा है। और मुख्तसर सी मसावात हैं, बहुत बलागत कितनी है इसके अंदर, कि छोटे लफ्ज हैं, थोड़े लफ्ज हैं, और उसके कितना ज्यादा मानी उनके अंदर छुपा हुआ है। तो ये एक रोमांस नहीं देगा, ये रोमांस देता है ना, ये चीज नोस्टैल्जिया देता है, आप से असर हासिल करते हैं। अच्छा, तो हम्म इस आपने जिस एरिया में आपने काम किया है और इस एरिया में आपने किसी नॉलेज आपने इंगेज किया है,
वो फिजिक्स और फंडामेंटल फिजिक्स, इसमें आप क्वांटम फिजिक्स आ जाती है, फिर कॉस्मोलॉजी, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये उस तरफ जाना शुरू आ जाती है जहाँ पे कुछ ज़िंदगी के बड़े फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आते हैं, क्रिएशन के, ज़िंदगी की और रियलिटी की। बट क्रिएशन की रियलिटी क्या है? और उसमें आपको भी अंदाज़ा है ऑफ कोर्स के जो लोग फंडामेंटल साइंसेस में काम करते हैं, जो एटलीस्ट आई एम पुटिंग माय व्यू है कि वो कभी-कभी मेरे ख़्याल से ओवर रीच भी कर जाते हैं और कुछ ऐसे सवालों के भी जवाब देने की कोशिश करते हैं जो परहैप्स उस डोमेन से बाहर हैं। और आई आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, मतलब आई एम श्योर आपने इस तरह के लोगों के साथ बैठे होंगे, बातें की होंगी, एंगेज किया होगा, इनकी कन्वर्सेशंस में शुमार हुए होंगे, इनका आपने नैरेटिव सुना होगा। उससे आपने कैसे डील किया पर्सनली? अपने वर्ल्ड व्यू, अपने बिलीफ के अंदर रहते हुए, और कैसे रिकंसाइल किया, और आप कैसे आप समझते हैं कि हमें इससे डील करना चाहिए? बिकॉज़ ये चैलेंजेस हर वो बंदा जो इस किस्म के साइंसेज़ में जाएगा उसको फेस होंगे। तो आपने खुद कैसे डील किया इस चीज़ के साथ? आपने कैसे रिकंसाइल किया अपने माइंड के अंदर? और आप कैसे ये और लोगों को मशवरा देंगे करें? बिकॉज़ कुछ लोग इस वजह से घबरा जाते हैं इन फंडामेंटल साइंसेज़ की तरफ जाने में। ना कॉस्मोलॉजी, साइकोलॉजी और इस तरह के कुछ एंथ्रोपोलॉजी के लोग ना थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं कि यार ये हमारे कुछ बेसिक वैल्यूज़ के साथ कुछ ना मिसमैच हो रहे हैं, तो उससे दूर रहो तो अच्छा है। आपने कैसे डील किया इस चीज़ से? क्या कर रहे हैं? मैं ना बड़ा एक इस लिहाज से एक ना बड़ा रवायती सोच का हुँ, हुँ। शख्स हूँ कि जो मैं ना इसको अकली कसवटी पे अकल की कसौटी पे नहीं मैं देखता ज्यादा। मैं तो इसका जो रूहानी और जो दीनी पहलू है, मुझे कुछ दीन से शगफ है, तो मैं अल्लाह उस तरफ, ये अल्लाह की तौफीक से मैंने कुछ ज्यादा इन चीजों पे गौर तो जरूर किया, लेकिन मैं कभी बहका नहीं या मैं कभी उस राह से हटा नहीं। जो लेकिन जो एक चीज जिसने बड़ा मेरे जिंदगी पे गहरा असर डाला ना, मेरा ख्याल है, हुँ, अगर मैं जायजा लूं, वो अल्लामा इकबाल है। हुँ, मैं मुझे एहसास होता है, शायद इसमें गलती हो या इसमें मुबालगा हो, लेकिन इकबाल को जब मैंने सही तौर पे समझने की कोशिश की ना, स्कूल के ज़माने से ही, उसने बहुत तरबियत की, अखलाकी एक ख़ास सांचा मुहैया कर दिया जहन का, हुँ, जिसके अंदर बहुत से दूसरे ख्यालात आके ना बैठ जाते हैं। आपको पता है इकबाल का जो सांचा है, हुँ, वो एक इस्लामी सांचा ज़रूर है, लेकिन गैर रवायती भी है। वो दिल की बात करता है, इश्क की बात करता है, वो आज़ादी और हुर्रियत की बात करता है, सबसे बड़ी चीज तौहीद की बात करता है। तौहीद को वो एक अमली एक तसव्वुर समझता है, कुछ जामिद नजरिया नहीं, एक अमली तसव्वुर है। तो इकबाल ने मेरी जिंदगी में बड़ा गहरा असर डाला है और मैं उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ। तो वक्त के साथ साथ देखिए, जब अब उम्र बढ़ती रहती है, अब हमारी उम्र भी बढ़ गई है, और तो फिर और आप दीन को भी और तरीके से देखते हैं, कुरान को और तरीके से देखते हैं, हुँ, सीरत को और तरीके से। यानी कि मेरा जो पसंदीदा मौजूआत है ना पढ़ने के लिए, हुँ, वो तारीख है, सीरत है, दीन की तारीख है, और इस तरह की कुछ चीजें हैं जो, तो वो आप ना, वो बहुत बड़ा सहारा है। वो आपके लिए लंगर का काम देती हैं। वो आपको एक, आपकी जहनी जमीन में आप लंगर अंदाज ही रहते हैं, हुँ, आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाते। हुँ, तो ये लेकिन जो आपको बात है ना, आपको वो ये जो फिजिक्स की लेकिन आपने आप तो देखा बात करते हैं, हुँ, फिजिक्स की जो खुदा के नजरिए से फिर मुतसादिम हो जाते हैं, आप तख्लीक के नजरिए से मुतसादिम हो जाते हैं। ये देखें, ये कोई नई चीजें नहीं है। हुँ, जब से, एग्ज़ैक्टली। यानी कि आप पहली सदी हिजरी के इख्तिताम से ही, हुँ, जब कुछ दौर आया, कुछ खुशहाली का दौर आया हुँ, दूसरी सदी हिजरी के आगाज में, तो ये उस हुँ, वक्त के, और उस वक्त के और आज के जो सवालात जो पूछे जाते हैं, दहरियत के सवालात, इल्हाद के सवाल, वो मुख्तलिफ नहीं है। हुँ, हत्ता कि कुफारे मक्का जो सवाल पूछते हैं और आज जो सवाल पूछे जाते हैं, अब मैं कई हमारे दोस्त सवाल पूछते हैं, यार ये कैसे हम पैदा हो जाएंगे, ये यानी कि इस इस्तेहज़ा नजर आता है उनके कुरान के, उनकी जो मुख्तलिफ
चीजें हैं, वो वही इस्तेहज़ा है जो कुरान में है। यानी कि 1500 साल पहले या 1400 साल पहले जो जो डिबेट्स हैं, जो वही। उनकी थॉट वही है। तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, यानी मॉडर्नाइज नहीं हुई, यानी एथियज्म भी मॉडर्नाइज नहीं हुई मेरे ख्याल में, इल्हाद भी मॉडर्नाइज नहीं हुआ, उसको कोई नई डिबेट्स नहीं मिली बड़ी हद तक। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये थोड़ा सा शायद हम एक्सेप्शन ऑफ अपने बायोलॉजी। प्राइमरी उससे शायद थोड़ा सा हटे, लेकिन मैं ये आपसे एक्सप्लोर करना चाह रहा था बिकॉज ये आपको भी अंदाजा है कि लोग इन चीज़ों में जाने से घबराते हैं, या पेरेंट्स फॉर एग्जांपल इस तरफ पुश करने से घबराते हैं, यहाँ से लोग जाके ना वो बहक जाते हैं। लेकिन जो इफ़ आई एम कैप्चर्ड योर व्यू करेक्टली, आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, के आपकी जो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल ग्रूमिंग थी इस्लामिक रिलीजियस थॉट की, जो आपने इकबाल का रेफरेंस किया, वहाँ आप बोले कि उस सांचे में आपकी चीज़ें आके बैठती गई, तो शायद इफ़ आई गेट यू करेक्टली उसने आपको बहुत सपोर्ट किया मोर देन दी कन्वेंशनल क्लासरूम इस्लामियात जो हम पढ़ते हैं। आपकी ये जो आउटसाइड थी, और उसमें आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपके घर का माहौल और एक ओवरऑल चीज़ ने बड़ा आपको आई एम श्योर वो किया होगा। प्लस इफ आई कैन कनेक्ट द डॉट्स, तो जो सभी साहब ने शुरू में बताया, इवन स्कूलिंग में वो मगलूबियत वाला एलिमेंट है ना, इवन उर्दू पढ़ते हुए उन्होंने फिर उर्दू भी टिका के पढ़ी है, जो उसका राइट है उसको वो दिया है। तो जब आई थिंक इस तरह के ब्रॉट अप हो, तो फिर वो ग्राउंडेड रहता है ना बंदा अपने कल्चर और अपने मजहब के साथ। सो बट इफ कमिंग बैक, जो आपने रोमांस का जो जिक्र किया सर, जो आपको ऑक्सफोर्ड में और बर्कले में मतलब नजर आया, तो उसके बाद जो आपका सफ़र वापस था, आप एज अ स्टूडेंट आप पाकिस्तान नहीं आए होंगे, तो आपके पास फिर कुछ चॉइसेस होंगी। आपने कहा है कि आपको कभी भी तगदो नहीं करनी पड़ी एडमिशन के लिए, तो यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है एक फैकल्टी का, तो उसके लिए वाज लम्स अ नेचुरल चॉइस और वाज इट जस्ट द ओनली चॉइस फॉर यू, गिवन के आपके वालिद साहब का पब्लिक यूनिवर्सिटियों का एक्सपीरियंस है, और वो उसमें भी एक ऑनर होता है ऑफ कोर्स, आप पब्लिक सेटिंग में मेरिट पे बच्चों को पढ़ाते हैं, लार्ज स्केल पे आप टच कर सकते हैं एज एन उस्ताद। उस चॉइस को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें कि उस वक्त क्या चॉइसेस की गई, क्यों की गई, वाज इट द राइट थिंग टू डू? जो वापस आने का वैसे मैं आप फैसला जो होता है ना, ये बहुत से लोग सवाल पूछते हैं मुझसे, आपसे भी पूछते होंगे, वकार साहब से भी पूछते होंगे, जी बिल्कुल। वहाँ हाँ, पर शायद मैं सोच पूछते चुके होंगे। आपको ना, आपसे मैं दोबारा टाइम दूंगा किसी टाइम लेकिन अभी आप प्लीज ये जो कंटिन्यू करें। वापस आने का फैसला होता है ना, ये आप पीएचडी के बाद या बाहर तालीम मुकम्मल करने के बाद नहीं करते, ये आप जाने से पहले ही होता है। जब आप जा रहे होते हैं ना, तभी आपके जहन में ये बात तय हो चुकी होती है कि आपने वापस आना है कि नहीं। अगर आप देखिए, बाहर रहने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप वापस आना चाहते हैं तो वो फैसला पहले से ही तय होता है। अगर आप कोशिश करें बाहर रहने की, तो आप बाहर रह लेंगे। तो ये फिर सवाल ही पैदा नहीं होता जब जब जो वापस आना चाहता है या जो वापस आने की नीयत से गया है, तो उसके लिए ये कोई अहम मुतनाज़ मसला ही नहीं है, वो फिर वापस आता है। और तो जो लम्स आने का सवाल था, देखें ये बात है 2005 की, सॉरी 2006 की, 2006-07 की, जब मैं पोस्ट डॉक अपनी मुकम्मल कर रहा था। तो ये लम्स अभी स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं बना था, तो अभी ये नया नया बन रहा था। तो इसके ना कुछ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वो वो ना अमेरिका के यूनिवर्सिटियों का दौरा कर रहे थे कि देखने की अमेरिका की यूनिवर्सिटियां कैसी हैं, और वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पे लैब्स का डिज़ाइन और इस तरह की करिकुलम उनका कैसे है। और क्योंकि आपको पता है कि लम्स के जो बानियान है उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है अमेरिका के साथ, तो वो आए वहां पे। एक बोस्टन ग्रुप जो आपने पिछले दिनों सुना होगा, एक तरकीब इस्तेमाल हुई है, दोबारा है, मनसा शहूद पे आई है बोस्टन ग्रुप। तो बोस्टन ग्रुप के कुछ लोग थे जिन्होंने जो लम्स के भी जिन्होंने ख्याल पेश किया, तो वो लोग वहां आए, उन्होंने देखा, लैब्स देखी। मैं बर्कले में था इत्तेफाक से, तो चूंकि ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी और दीगर चीज़ों के ताल्लुक था, मैं जानता था लोगों को,
कुछ लोग मुझे जानते थे, कुछ अब्बू के हैसियत से भी उनके भी दोस्त यार, वो एकेडमिक्स ही थे सारे। तो ये आए तो वहां उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे दावत दी कि आप भी अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया। मैं फिर जब शादी शादी के लिए आया पाकिस्तान वापस पोस्ट डॉक के दौरान, तो मैंने यहाँ फैकल्टी टॉक दी और फिर मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर मैं वापस चला गया। फिर अभी मुझे कोई ऑफर नहीं आई थी, और तो वो नए पहले डीन हमारे असद आबदी साहब, जो यूसीएलए में प्रोफेसर हैं, Right. तो उन्होंने वो नामजद हो गए पहले डीन स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के। वो भी लॉस एंजलिस में थे। उन्होंने फिर मुझे लॉस एंजलिस बुलाया और मेरा इंटरव्यू वगैरह किया, और फिर मुझे ऑफर दी उन्होंने वहीं से। और मैंने कुछ सोचा नहीं, मशवरा किया अबू से, और अबू के सब दोस्तों ने कहा यार इन सेठों के पास ना जाना। Right. तो लेकिन ऑप्शंस ही नहीं थी। और हाँ, ये मुझे याद आ रहा है कि मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आने की भरपूर कोशिश की थी। UIT. इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, लेकिन वो मसला वहाँ ये हुआ कि मेरी पीएचडी फिजिक्स में थी, और पहली डिग्री मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, तो वो मैं कहीं बैठा ही नहीं। ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने कबूल किया, ना फिजिक्स ने कबूल किया। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ दैट यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, अब आप पॉलिसी लेवल पे, तो देर आर सर्टेन बैटल्स जो यूनिवर्सिटीज ग्राउंड लूज कर रही हैं बिकॉज ऑफ इस तरह की क्या कहेंगे अनक्रिएटिव किस्म की पॉलिसी, जो कि हिंड्रेंस कॉज कर रही है ना, रादर देन ऑफ कोर्स कुछ मसाइल की बना पे पॉलिसीज बनती हैं। लेकिन इस पे हम परहैप्स थोड़ी देर बाद आएंगे जब आपका रोल एज अ डीन। तो अभी हम ये वापस आते हैं अगर, तो लम्स आपके लिए फिर यानी वाज द ओनली ऑप्शन। हाँ, यूईटी में देखे मैंने बस यार कोशिश की, बहुत कोशिश की। और मुझे याद है जब मैं इंटरव्यू देने गया ना यूईटी में, तो वाइस चांसलर साहब बैठे हुए थे सामने, तो उन्होंने मेरे से कोई सवाल पूछा, और वो कोई गैर टेक्निकल सवाल था। तो मैंने उर्दू में जवाब देना शुरू किया, तो उन्होंने वो बड़ी दुरुस्ती और सख्ती से कहा, जेंटलमैन इंग्लिश प्लीज। तो मुझे वो वाकया याद है। लेकिन बहरहाल मुझे यूनिवर्सिटी यूईटी में मैं नहीं जा पाया। मेरी बहुत कोशिश थी। वही जो आपकी बात है कि पब्लिक सेक्टर में कोई फिक्र फाका नहीं होता, आपके स्टूडेंट्स होते हैं। राइट। लेकिन फिर ये लम्स ना बहुत अच्छी जगह साबित हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि आज़ादी है। अब इसे अंदाजा लगा लें कि मैं लम्स का कोई सबसे ज्यादा सीनियर बंदा नहीं हूँ, ठीक है, और जो मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर और मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ना एक यहाँ एक अनकन्वेंशनल तरीके से चीजें होती हैं। और मैं डीन क्यों बनूं, कैसे बन गया मैं, इनके होते हुए नहीं बन बनना बड़ी अजीब सी बात है पाकिस्तानी कल्चर में। एक यानी आजादी है यहाँ पे ना, कोई वो हायरार्की नहीं है उस तरह की जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में बैठे हुए हैं, जैसे जो एक माहौल है वहां पे शायद यहाँ पे भी ऐसा। तो ये बड़ी एक यूनिक जगह है, और इसका फायदा ये हुआ है मुझे लम्स का, कि लम्स के जरिए ना मैं पाकिस्तान में लॉन्च कर सकता हूँ अपने काम को, अपने ख्यालात को, अपने आइडियाज को। और मैं जब लम्स में बैठता हूँ मैं खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि यार अब मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ सोच सकता हूँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये बहुत फायदा, बहुत जबरदस्त जगह है ये। सर वी वुड वांट के, क्योंकि जो हमारा ये फोरम है पॉडकास्ट का भी है वी कंप्यूट का, तो ये बहुत ही चुपता हुआ, या मतलब ये एक ऐसा इशू बनता जा रहा है जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये मैनेजमेंट और तौर तरीके, और जब जो लार्जर कल्चर है यूनिवर्सिटीज में बन रहा है ना, लम्स इट सीम्स, क्योंकि ये हमारी पॉडकास्ट में भी इसका नाम पॉप अप हुआ है। देयर आर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम लम्स, वो जीकी के थे, लेकिन they realize and recognize कि LUMS is doing something right। उसमें से एक एलिमेंट आपने उसको खोल दिया है कि यहाँ पे आई गेस एकेडमिक फ्रीडम है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ऑल्दो जो रैंकिंग स्कीम्स हैं वो एचईसी की हो, या आपको पता है कुछ और रैंकिंग स्कीम्स के पीछे यूनिवर्सिटीज़ भाग रही हैं, तो वो पाकिस्तान की कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रैंकिंग में ऊपर आती हैं, वो लम्स को बीट करती हैं। लेकिन मेरे अपने
ख्याल में जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की फर्स्ट चॉइस है वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। वो यानी कुछ फार्मूले पे, कोई चेक लिस्ट पे तो पूरी उतर रही हैं परहैप्स मोर देन व्हाट लम्स इज डूइंग। लेकिन लम्स लार्जर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज सून एज यू एंटर लम्स तो आपको वो एक डिफरेंट दुनिया नज़र आती है, मुझे ऐसा लगता है। जिस तरह आपको वो हेवन की तरह फील हुआ, जन्नत की तरह ऑक्सफर्ड वगैरह, तो ये हेवन तो नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान में कोई ज़रा सी अनोखी तो आपने क्योंकि हमारे से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ फिर ली हैं पाकिस्तान में भी, तो आपके ख्याल में भी दिस इज़ अ यूनिक काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एंड इफ सो उसमें क्या सैयद बाबर अली इज़ दैट एलिमेंट जिसकी वजह से ये है, या इज़ देयर समथिंग मोर टू इट, क्योंकि ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ आराम से रेप्लिकेट नहीं कर पा रही? देखें, एक चीज होती है बरकत। सैयद बाबर अली साहब की बहुत बरकत है, ठीक है। अब वो माने ना माने, एक बरकत तो है। और दूसरी ये कि जो शुरू, मैं ज्यादा बात कर सकता हूँ अपने स्कूल की। बिल्कुल। और साइंस एंड इंजीनियरिंग का स्कूल है। ये जो शुरू में जो हायर्स होते हैं ना, हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, वो हमारी हायरिंग है। इस वक्त कोई शख्स पाकिस्तान की किसी पीएचडी हो, बड़ा काबिल हो, बड़ा ज़हीन, अब तो खैर एमआईटी से और स्टैनफोर्ड से पीएचडी हो, वो पाकिस्तान आना चाहे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहे और एसोसिएट होना चाहिए, म- उसको पता ही नहीं चलेगा मैं ईमेल किसको करूं, मैं किसको लिखूं, क्या करूं। ईमेल्स होंगी, वो बाउंस कर जाएंगी आपकी यूनिवर्सिटीज की। आप वो उसके पास कोई तरीका ही नहीं वापस आने का। हमारी जो यूनिवर्सिटीज के अंदर फैकल्टी की इंडक्शन है ना, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। कई, मैं यूनिवर्सिटीज के बोर्ड ऑफ सिलेक्शन पे और इस तरह हूँ, वो एक छोटे से फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर हायर करना है, वो वीसी उसका इंटरव्यू ले रहा है। चीफ जस्टिस यानी कि हाई कोर्ट का कोई जज उसकी पैनल पे है, पब्लिक सर्विस कमीशन का फलां शख्स उसके पैनल पे है, और सेक्रेटरी एजुकेशन का कोई नुमाइंदा है, और कोई फिजिक्स का एक बस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे। यानी हायरिंग नहीं हम सही कर पा रहे लोगों की ना। हायरिंग बहुत जरूरी है, उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए। हमने कोशिश ये की है, हायरिंग के वक्त ना अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाए हमारी फैकल्टी की। हमारे स्कूल में सिर्फ 100 फैकल्टी मेंबर्स हैं, और वो चूंकि हमने हायरिंग के वक्त जो मेहनत की है, तो वो एक ही तरह के लोग हैं, हम ख्याल लोग आ गए हैं, जो जुनूनी लोग हैं, जो जज्बे वाले लोग हैं, पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। और फिर एक यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है, हर शख्स तहकीक में जुटा हुआ है। पर टीचिंग की आपने शुरू में बात की, टीचिंग का भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है हमारी यूनिवर्सिटी में। टीचिंग की बहुत से नए प्रोग्राम शुरू हुए हैं, और उसको वैल्यू किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ना मसावात है, यहाँ फैकल्टी के माबैन मसावात है, सब एक ही लेवल पर है। ये बहुत राइट। जरूरी होता है। तो ये इसमें क्योंकि फैकल्टी आई वुड से कुछ ऑथराइज्ड भी है टू कार्व आउट देयर ओन सिलेक्शन प्रोसेस, ये हायरिंग प्रोसेस। और आपने फिर इख्तलाफ किया है, अगर आपने वही सुप्रीम कोर्ट और मतलब वो सारा जो नॉर्मली बेंच बनता है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है वो अब एचईसी के किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कहीं, तो इसलिए हर यूनिवर्सिटी कॉपी पेस्ट कर रही है। तो हम आई थिंक जिस पे स्टूडेंट्स की पकड़ करते हैं प्लेजरिज्म पे, वो अगर हम एकेडेमिया की मैनेजमेंट पे करना शुरू करें तो शायद सारी पकड़े जाएं। लेकिन आपने वो जो इख्तलाफ किया है लम्स ने, वो क्या इस मतलब इस उसकी थोड़ी सी बेसिस हमें समझ तो आ गई है, लेकिन व्हाट लेट्स लम्स डिसएग्री विद एचईसी के प्रिंसिपल्स क्योंकि एंड प्राइवेट है ना हमारे पे वो। और और अगर हमसे एचईसी पूछगछ करे, करती है पूछगछ, ये तो नहीं उन्होंने हमें शुत्रे बेमहार तो नहीं छोड़ दिया। हमसे पूछगछ करती है, सवाल करती है। हमारे इस वक्त कई मसाइल इस वक्त पैदा हुए हैं, हमारे जो अनोखे जो प्रोग्राम्स है, खासतौर पीएचडी प्रोग्राम के हवाले से कई सवालात हैं जो दुनिया में सवाल नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ वो सवाल है। क्योंकि एक रिवायती एक जी। जो एचईसी है ना, वो औसत दर्जे की यूनिवर्सिटियों के लिए या ऐसी यूनिवर्सिटियों के लिए जो ऊपर आना चाहती हैं, एचईसी खुद यूनिवर्सिटी है, वो उम्मुल जामियात बन गई है ना, यूनिवर्सिटियों की माँ बन गई है। वो मेटा एक बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है स्कूल बन गई और सारे कैंपसेस बन गए हैं, वो उम्मुल जामियात है। लेकिन हम एक ऑटोनोमस, हम फिर ना जब एचईसी हमसे पूछता है ना, या
एचईसी के अलावा इंजीनियरिंग काउंसिल है, वो भी एक तख्लीक की राह में, उसमें भी कुछ रुकावटें वो डालती है। तो उनको ना आप जवाब भी देना, आप उनसे मुअद्दबाना आप इख्तलाफ करने, उसके लिए आपके पास लिखने की सलाहियत होनी चाहिए, अपनी बात को दलील के साथ उनके साथ पेश करने की और एहतराम के साथ उनसे बात करने की सलाहियत होनी चाहिए। तो वो बड़ा ज़रूरी है, उनको एंगेज करने की सलाहियत होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में लीडर्स का, एकेडमिक लीडर्स का ये बहुत अहम रोल है कि आप इन इदारों के साथ इनकी भी कुछ तहजीब कर सकें, इनको भी कोई सही जगह पे रख सकें और इनके साथ गुफ्तगू कर सकें। देखें, ये एचईसी में जो लीडर्स हैं, ये इंजीनियरिंग काउंसिल, वो भी हमारी तरह बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, उन्होंने भी बाहर की चीजें देखी हुई हैं। वो भी कोई ऐसे उनसे बातचीत तो करे ना, पहले कोई बात ही नहीं करता ना। नहीं, ट्रू ट्रू, आई थिंक और सबसे बड़ी बात एक चीज, ये जो है ना तालीम और एजुकेशन, रैंकिंग की आपने बात की, इससे जाहिर होता है कि ये ना दरअसल एक क्वालिटेटिव अफेयर है, ये क्वांटिटेटिव अफेयर नहीं है, ये क्वालिटेटिव अफेयर है। इसका ताल्लुक आपकी रूह से है, इसका ताल्लुक आपकी वर्ल्ड व्यू से है, इसका ताल्लुक आपकी बात करने के अंदाज से है, इसका ताल्लुक आपके लोगों के साथ आपके बर्ताव से है। अब आपके ख्याल में एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता है वो क्वांटिटेटिव है? नहीं, लर्निंग भी क्वांटिटेटिव नहीं है, हाईली क्वालिटेटिव ये एक। तो ये है मेरे ख्याल में, क्वालिटेटिवली लम्स मुख्तलिफ है। और किसी हद तक वो मैंने नमल में देखी है वो चीज, नमल में मैं गया हूँ, मैंने वो किसी हद तक वो चीज देखी है। इब्तदाई दौर के जीआईके में वो मैंने चीज देखी है, इब्तदाई दौर के, अब मुझे नहीं पता। और मैंने किसी तौर हबीब में देखी है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में मैंने देखी है। आई गेस स्पेशली नेसेंट स्टेजेस में, आपका जिस स्कूल का भी इनिशियल स्टेजेस पे, तो खास तौर पे जो क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव है, दैट शुड ट्रम्प एवरी अदर पर्सपेक्टिव, राइट? अदरवाइज इसीलिए जो प्रमोशंस हैं, फैकल्टी हायरिंग शुड बी क्वालिटेटिव, प्रमोशंस शुड बी क्वालिटेटिव, ठीक है। और मसलन एचईसी जो वाइस चांसलर की सिलेक्शन जिस तरह होती है, 100 मार्क्स होते हैं, उसमें से 50 मार्क्स इंटरव्यू के हैं और 50 मार्क्स दीगर चीज़ों के हैं। उसमें से अगर आपने टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से किया है तो 20 मार्क्स मिलेंगे, वरना 15 मिलेंगे। किताब लिखी है तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह तो नहीं होता ना, ये क्वांटिटेटिव है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो आपको कहीं ना कहीं तो नूरुद्दीन जंगी को सलाउद्दीन अयूबी ढूंढना पड़ेगा ना, वो कोई किसी प्रोसेस से नहीं आता, वो उसकी एक नजर है। तो फैजान नजर और वो चीजें कहीं ना कहीं तो आनी चाहिए ना, एक ऊपर के लेवल पे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सभी साहब कि ये एक हम स्टूडेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें भी हमने लिखा होता है कि स्टूडेंट्स में जो शुड बी क्रिएटिव, और फैकल्टी हायरिंग में भी हम ये एस्पेक्ट देख रहे होते हैं, इंडस्ट्री भी देख रही होती है हायरिंग के टाइम पे। तो ये जो हमारे इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, एचईसी, पीईसी, इनमें जब लोग पहुंचते हैं जो कि शायद इसी एट्रीब्यूट्स में से गुजरते हुए पहुंचते हैं, वहां जाके उनकी क्रिएटिविटी कहाँ चली जाती है। अब इसकी मिसाल लेकर देख लें कि आपका भी मैं शायद किसी टॉक में ही सुन रहा था, और हम पहले भी इस तरह की बातचीत करते रहे, कि अब ये शायद तफरीक के प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने किया है एफएससी में, या प्री मेडिकल किया है, तो उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में ही जाएगा, या वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाएगा। अब यहाँ की दुनिया में हम देखते हैं कि जो मैथ्स वाले हैं वो बायो भी पढ़ रहे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं। इंजीनियरिंग वाले इवन वो बायोमिमिक्री का पूरा डोमेन है, नेचर से सीख रहे हैं आप। अब इसी तरह से जो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो स्टैट्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल्स बना रहे हैं। तो ये जो हमने इतनी सख्त चीज़ें कर दी, और उसकी बुनियादी वजह वही कि लोगों में जिन्होंने वो पॉलिसी मेकिंग करनी है या बाकी इंस्टीट्यूट्स को अलाउ करना है कि वो कम से कम वो कर लें, उन्हें इख्तियार दे दें, तो वो क्यों कर्ब कर देते हैं बिल्कुल क्रिएटिविटी वाली साइड। और ये मेरे ख्याल में देखें, मैंने वो कॉमर्स के एक वजीर से कहा कि आप फलां पेपरा के रूल्स हैं, ये हमारी ना क्रिएटिविटी को तबाह कर रहे हैं। कहते हैं यार मैं पेपरा के रूल्स का कुछ नहीं कर सकता। ये ना अब बहुत ज्यादा
मेरे ख्याल में प्रोसेस के हम कैदी बन चुके हैं। कहीं ना आपको लीवे देना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव लाइसेंस देना पड़ेगा, और न आपको थोड़ी देर के लिए किसी जगह पे खामोश करवाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी हद तक ये गुंजाइश मौजूद है, पब्लिक सेक्टर को इसे निकलना होगा और निकलेगी। मेरे ख्याल में ये दुनिया के अंदर एक जो कानून, एक जो सेले रवां है, एक बहर है, एक चल चलाओ है कि भाई अब ये चीजें खुलना है, खुलेंगी चीजें, उसके बगैर कुछ चारा नहीं है। तो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल भी मुझे पता है ये खत्म हो करना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही नौबादियाती निज़ाम की यादगार है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और ये आईसीएस और फलां चीजें। और तो हमने देखें अपने लम्स के अंदर ना बिल्कुल इस चीज को बदलने की कोशिश की है। एसएससी के अंदर हमने बिल्कुल एक माइनर्स भी होते हैं, पहला साल बच्चे को पता ही नहीं कि उसने क्या करना है, शायद पता हो लेकिन उसने कोई ऐलान नहीं किया होता कि मैंने फिजिक्स पढ़नी है या इंजीनियरिंग करनी है। तो इन इन चीज़ों को ना बदलना पड़ेगा। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये लम्स में या स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में कोई अच्छी मिसालें मैं कायम कर सकूँ, ना सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि दीगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसलिए मैं डिसएमिनेशन की बड़ी कोशिश करता हूँ। उसका मकसद किसी तौर पे तशहीर नहीं होते अपने कामों की, लेकिन सिर्फ ये है कि अच्छी मिसालें लोगों के सामने होनी चाहिए कि पाकिस्तान में ये की जा सकती है, और पाकिस्तान में की गई हैं। हाँ, एटॉमिक एनर्जी कमीशन में कि ये किया जा चुका है। आज़ादी दी साइंसदान को सेल्फ गवर्न करने दिया गया सिस्टम को, और उसने वो डिलीवर किया। अब कर सर सकते हैं। ये और आई थिंक कि इस पॉडकास्ट का सीरीज का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही ये है, और आप जिस तरह आप आए हैं इस तरह और भी लोग, कि वो लोग जो ऑन ग्राउंड कुछ कर रहे हैं उनकी एग्जांपल्स और लोगों के सामने थोड़ी सी खुल के आए। तो लेकिन इस पर्सपेक्टिव में मैं मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लम्स ने फ्रॉम डे वन शायद कुछ एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स राइटली प्लेस किए हुए थे बाय द टाइम यू केम इनटू लम्स, राइट? या जिस तरह फिर आप लोगों ने कहा कि वो सर जिस तरह आपकी रिक्रूटमेंट हुई है वेरी केयरफुली, तो वो अब 100 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हो गए हैं, और सब एक ही क्वालिटेटिव एलिमेंट जिनका आपको प्रायोरिटाइज करके रखा गया। तो वी कैन सी कि वहाँ पे अब एकेडमिक फ्रीडम मीन्स समथिंग, राइट, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, गिवन कि आपने ये बेस अच्छी करी। लेकिन लम्स के अलावा भी सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, सेठों की यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं, और मॉडल्स भी हैं जो प्राइवेट की हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं हो रहा। तो क्या आप कोई सजेशन ऐसी दे सकते हैं फॉर दोज इंस्टीट्यूशन जो अभी स्क्रैच से नहीं शुरू होने, वो यानी अभी 0 मीटर नहीं है कि वो, क्योंकि आपको पता है ना, एक बिल्डिंग की फाउंडेशन गलत सेट हो चुकी हो, उसकी करेक्शन करना इज मच हार्डर देन मेकिंग मतलब कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो लेकिन कैन डू फोरसी के, क्योंकि आप थोड़े से होप भी आपको लगी, आप तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के हवाले से होपफुल हैं, तो लेकिन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब वो जो नंबर स्कीम्स की बेसिस पे नंबर ऑफ पेपर्स को देखते हुए, अच्छा आपको 50 नंबर मिल गए, चलो इंडक्शन हो गई है, ढेर और ढेर फैकल्टी मेंबर्स या एक साइजेबल कम्युनिटी आ चुकी है, डू यू फोरसी के उधर कुछ ऐसा एक दो चीज़ें की जा सकती हैं टू सॉर्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्ट, यानी थोड़ा सा इमारत को वापस सही तर्ज पे खड़ा किया जा सके? इफ यस, तो वो क्या एक दो चीज़ें होंगी जिसके बाद एकेडमिक फ्रीडम वुड मेक टोटल सेंस? यानी उसका तरीका मेरे ख्याल में देखें, जो नमल है, इस तरह मैं थोड़ा सा जानता हूँ नमल को, कुछ लोगों को, आपको और दीगर कुछ लोगों को जानता हूँ, आया भी हूँ वहां पे। तो वो बड़े जबरदस्त एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही बाकमाल एक्सपेरिमेंट है। वो एक किस्म का सेमी गवर्नमेंट या सेमी पब्लिक तरह की एक वो जगह सी है। और ये प्राइवेट एक ट्रस्ट होगा, नमल ट्रस्ट। जी। तो वहाँ हायरिंग अच्छी की जाए, और ट्रस्ट की लीडरशिप, जिसको वाइस चांसलर है ना, रेक्टर है या वाइस चांसलर है, वो ना एक मुनकसिरुल मिजाज शख्स हो, जिसकी कोई बहुत ज्यादा एम्बिशंस अपने लिए ना हो, जो भरा पूरा हो, जिसका जर्फ बहुत बड़ा जर्फ हो, और वो
जिंदगी में चीजें हासिल कर चुका हो और वो देने की सलाहियत रखता हो और लोगों वो फैज पहुंचाना चाहता हो, फैज रिसां हो, फैज लोगों को अच्छी लीडरशिप आ जाए ना, तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। और जो ओरिजिनल कोर ग्रुप है ना, वो बहुत मेहनत से उसकी तलाश करके लोगों को अट्रैक्ट करके वो आए। मेरे ख्याल में ये जो सीड है ना, जो कैटलिस्ट है, वो ये ओरिजिनल कोर ग्रुप वो है। अब जो हरिपुर में यूनिवर्सिटी बन रही है, वो ऑस्ट्रियन समथिंग। ऑस्ट्रियन जी, वहां बड़ी अच्छी लीडरशिप आई है। वो मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह वो आगे जाएंगे। और तो मेरे ख्याल में ये एक्सपेरिमेंट्स नीयत पे बड़ा डिपेंड करता है जनाब। शुरू में अभी जो बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बिखरी पड़ी हैं पूरे मुल्क में, लाहौर में बेतहाशा हैं। वो एक तो वो ना पीरों को जवानों को उस्ताद होने की जरूरत है। वो बहुत जरूरी है कि नए लोग आए, नई सोच के साथ आए, नए जज्बे के साथ आए उनको, और उनको आज़ादी दी जाए। अगर आप उनको आज़ादी देंगे ना, उनको शाबाश देंगे और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, वो बहुत आगे जाएंगे। दूसरा ये कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। हमारे लाम्स की जो दूसरी बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर स्टूडेंट इंडक्शन में या प्रमोशन में या हायरिंग में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। सदर ममलुकत भी कुछ नहीं कर सकता, वजीर आजम भी कुछ नहीं कर सकता, कोर कमांडर भी नहीं कर सकता। तो ये सब चीजें ये दूसरी अहम इसकी मेरिट ट्रांसपेरेंसी है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होते किसी से। डू यू थिंक क्योंकि आप शुरू वाली स्टेज में भी थे, तो बट डू यू थिंक द फैकल्टी एट सम स्टेज हैड टू फाइट फॉर दिस काइंड ऑफ ऑटोनॉमी वंस अपॉन अ टाइम, और उन्होंने वो बैटल जीत ली, तो इसलिए LUMS are qualitatively it's a different place than other organizations? मैंने तो वैसे हमेशा है 2007 से मैं हूं, मैंने तो कोई कोशिश भी नहीं देखी इसकी। Right, right. हो सकता है पस पर्दा होती हो, हाँ ये जरूर कोशिश होती है कि एक कॉन्फ्रेंस हमने करवानी है तो रोक ली गई। ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत से हो, और वो भी एक डिबेटेबल सी एक चीज है। वो जरूरी नहीं कि मैं हर चीज पे यूनिवर्सिटी का ही साथ दूं। तो Right, right, वो जरूर हुआ है, होता है, right. वो हर मुआशरे में होता है इस तरह की चीजें कि जो आप हसास मौजूआत हैं उन पे आप खुल के बात नहीं कर सकते। लेकिन आप उन पे खुल के बात करें ही क्यों? मैं ये कहता हूँ उनको बड़ी तरीके से, उनको मुनाफकत के बगैर, उनको बड़े गैर मुतासिबाना अंदाज में उन पे बात करनी चाहिए। जब आप खुद ही आज़ादी के नाम पे तासुब का शिकार हो जाए तो True, फिर जाती है। that's so true, that's so true. Sir, अच्छा I डॉक्टर think अनवर, sorry, हाँ, विकास, sorry. अगर एक मैं क्विक क्वेश्चन कर सकूं, बिकॉज आपने वो हरिपुर यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, तो इफ यू अलाउ मी टू जस्ट शेयर अ लिटिल लिस्ट के एक यूनिवर्सिटी को, ये डिस्कशन हमारी पहले भी कई दफ़ा आ चुकी है कि आपके सामने एक लिस्ट नज़र आ रही होगी कि यूनिवर्सिटी जो है उसका मकसद क्या होना चाहिए, ये क्या मकसद है। अब इसमें क्रिटिकल थिंकर्स क्रिएट करने हैं, एथिकल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, जस्ट पीपल फॉर द मार्केट, एक स्टूडेंट्स को अच्छा टाइम मिले, और एक है कि जी आपने लीडर्स बनाने हैं अपने डिसिप्लिन के। अब लम्स वेरी मच जो है, जो मुझे अंदाजा है उसका विजन के अंदर नंबर 5 डेफिनेटली इज अ फैक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम। हमारी प्रीवियस डिस्कशन में ये बात आई है कि हर यूनिवर्सिटी नम नहीं बन सकती, उसको बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इस बारे में आई वांटेड टू हियर योर थॉट्स अबाउट इट, बिकॉज ये आपकी जो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली डिस्कशन पे भी बात आती है। क्योंकि एक बार HECM में गया था नमल के ही कॉन्टेक्स्ट में, और उन्होंने कहा था बहुत अच्छी बात है नमल बन रही है, बिकॉज नस्ट का एग्जाम्पल दिया कि जी 2000 सीटों के लिए 40,000 लोग अप्लाई करते हैं, जस्ट टू इंडिकेट कि देयर इज सो मच, देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो कि पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, वी नीड मैनी मोर यूनिवर्सिटीज आउट देयर। लेकिन इस तरह की दौड़ में जो है क्वालिटी लम्स के लेवल पे मेंटेन रखना शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए अब बहुत समय तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होगा। तो यूनिवर्सिटी जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में 14-15 कैंपसेस बनाए हुए हैं और क्वालिटेटिवली डेफिनेटली लम्स से एक डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं, बट डू यू थिंक इज दैट वो कोई पर्पस सर्व कर रही हैं, या आपको लगता है कि हम लोग शायद बहुत जल्दी एक्सपैंड कर गए हैं, हमें मे बी
लिमिटेड रह के क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए था? आई वांटेड टू जस्ट सी योर थॉट्स ऑन दिस। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ना एक बड़ा पुरुमीद किस्म का शख्स हूँ और मैं ज्यादा तनकीद और तनकीस में ज्यादा उस पे नहीं जाता। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो जितनी हमारी पूरी 6 डिपार्टमेंट की फैकल्टी है ना, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में वो एक डिपार्टमेंट में होती है That's true. वो तादाद, और वो जबरदस्त लोग हैं। हम उनको जानते हैं, हम उन फैकल्टी मेंबर्स को जानते हैं, वो जबरदस्त लोग हैं, वो बड़े बामानी लोग हैं, बामकसद लोग हैं, और बड़ा उनके भी बड़े एम्बिशंस हैं, बड़े वो काम कर सकते हैं और बड़ी खूबसूरत काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं उनमें से बहुत। असल में जो लीडरशिप है ना, वो बहुत जरूरी है कि वो कोई ऐसी मिसाली लीडरशिप हो जो अब अपने कैरियर की बजाय दूसरों के कैरियर पे तवज्जो दे, और लोगों को उसमें लीडरशिप चाहिए। हमारे यहाँ ना लीडरशिप का फुकदान है यूनिवर्सिटीज के अंदर, और वो लीडरशिप किसी कोर्स से नहीं आती, किसी प्रोग्राम को एमएस लीडरशिप या एमबीए लीडरशिप या इस तरह के किसी तरबियती कोर्स से नहीं आएगी। वो लीडरशिप आती है अल्लामा इकबाल पढ़ने से आ सकती है, वो लीडरशिप आ सकती है कुरान पढ़ने से आ सकती है, वो लीडरशिप आ सकती है तारीख पढ़ने से आ सकती है, किसी नॉवल में किसी जबरदस्त हीरो को से इंस्पिरेशन से आ सकती है, वो लीडरशिप किसी और वाक्य से मुतासिर। वो लीडरशिप जो है ना अंदर जो दाहिया है, जो आप ऐसी लीडरशिप जो पाकिस्तान बना सकती है, ऐसी लीडरशिप जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा खड़ा कर सकती है, ऐसी लीडरशिप चाहिए। यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं आ सकती? तो आपने सही तौर पे लोगों को चुने जो लीडर बनने की सलाहियत रखते हो, सकत रखते हो, जो लोगों के लिए मिसाल बने, जो लोगों वो काबिल तकलीद हों, उनकी मिसाल दे के हमारे मुल्क का खूबसूरती ये है कि हम हमारे अंदर हम जज्बाती किस्म के लोग हैं, हमारे अंदर एक जज्बातियत है, हमारे अंदर एक हुबुल वतनी का जज्बा भी बेदार किया जा सकता है, हमारे अंदर कोई मिशन है। जब एक वैक्यूम हो तो आप उस वैक्यूम को पुर करने के लिए आप ज्यादा तगो-दो करते हैं, खला को पुर करने के लिए कोशिश की जाती है। तो हमारे मुल्क में एक जज्बा है, ये एक मिशनरी जज्बे के तहत हम इस मुल्क में काम कर सकते हैं। तो अच्छी लीडरशिप लाएं जिसकी लोग उसको दे के उससे मिसाल पकड़ें, फिर यही लोग आपके आपके जबरदस्त तरीके से वो गुलाम में कोई ऐसी खास बात नहीं है कि भाई हम कोई एक और मखलूक हैं। ये यूनिवर्सिटीज भी बहुत जबरदस्त हैं इनके अंदर, और जो लोग इन यूनिवर्सिटीज में बेहतरीन काम कर रहे हैं वो तो सद सलाम के मुस्तहिक हैं। तो अच्छी लीडरशिप इनमें ले आए, इनमें जो अपनी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के जो जरिए हैं उनको बदलें, वाइस चांसलर डीन सेलेक्ट करने के जो जरिए हैं, जो तरीके हैं उनको बदलें, अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई थिंक हेड हंटिंग हो उनकी। इन द एंड आपका, आई थिंक ये जो लास्ट अब फेज है, अल्लाह करे आपका तो लाइफ का लास्ट फेज ना हो, बट टिल डेट कह सकते हैं। आपने लीडरशिप की बात की है, वैक्यूम की बात की है, तो ये सभी साहब एज अ लीडर, आप डीन हैं स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के, तो वो अब आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी है, जो अब यंग स्कॉलर्स आपके रिक्रूट हो रहे हैं या जो पुराने फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, तो आपने कौन से वैक्यूम स्टिल, यानी आपको बहुत अच्छा लम्स मिला जब आप आए, लेकिन क्या स्टिल देयर आर सर्टेन गैप्स जो आपने एज अ लीडर अब आइडेंटिफाई किए हैं, और आप वो उनको फुल मतलब फिल करने के लिए या एड्रेस करने के लिए कुछ कर रहे हैं, या एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव रखते हैं, वो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। मुझे जो सबसे बड़ा गैप लगा है, हम जिसको मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हमारा पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। जो हम एक तो हमारा मैसेज है वो दूसरों तक पहुंचना चाहिए, और वो एज अ सुपरलेटिव टू एन इंफीरियर नहीं है, वो ट्रांसलेशन होनी चाहिए। वो हम फाइक और बरतर नहीं है। हम अपने अगर कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं उसको दूसरों तक हम फैलाएं, उसका इबलाग करें। डिसेमिनेशन जो आपने शुरू में लफ्ज इस्तेमाल किया था, प्रोपगेट करें, वो बहुत जरूरी है। ये मेरा एक बहुत बड़ा मिशन है। उसके लिए मैंने
साइंस कम्युनिकेशन का एक सेल बनाया है। उसके लिए मैंने एक साइंस मैगजीन शुरू किया है, वेबसाइट को रिवैम्प किया है, वीडियोस और इस तरह की चीज़ें करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर पॉलिसी मेकर्स के साथ रवाबित, तो उनके साथ पॉलिसी लेवल पर डिस्कशन, ख़त किताबत मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ उन लोगों के साथ। और तो ये मेरे ख्याल में हमारा पाकिस्तान के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और ये एक गैप है जिसको मैं फिल करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोग हमें ये ना समझें कि यार ये एलीट है, ये एक बबल है, राइट एक बायो बबल सा बैठा हुआ है जो जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। जुबान देखें जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी अपने इब्लाग में, वो इंग्लिश भी है, उर्दू भी है। मैंने ये कहा कि जितने हमारे पीएचडी एमएस थीसिस हैं उसमें उसका जो उन्वान है उर्दू में भी होना चाहिए, और उसका एक खुलासा उर्दू में होना चाहिए, हमारी एक रिपोजिटरी बने हमारी। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में हमने एक सेफ्टी का एक सेल मैंने तरतीब दिया है जो सेफ्टी पे ट्रेनिंग्स करवाएगा यूनिवर्सिटीज़ को। यूनिवर्सिटीज़ कैसे सेफ हो सकती हैं, केमिकल सेफ्टी कैसे हो सकती है, साइंटिफिक सेफ्टी कैसे हो सकती है, जो हमारे मुल्क में बिल्कुल मादूम है ये चीज़ें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे कोई कोई काम करूँ, पहली चीज़ जो मुल्क के लिए, क्या मुल्क में ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं है। दूसरा ये कि जो इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, ब्रेन न्यूरोसाइंस है, मैं क्लिनिकल साइंसेस मेडिकल साइंसेस को साइंस और इंजीनियरिंग के साथ मिलाना चाह रहा हूँ। मैं सेंटर फॉर क्लिनिकल इनोवेशन बनाना चाह रहा हूँ। ये प्री मेडिकल और जो प्री इंजीनियरिंग का जो सारा रोला है ना, इसको मैं तोड़ना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स एमबीबीएस के बाद हमारे यहाँ बेंच रिसर्च कर सके, एक इंटर प्रोफेशनल प्रोग्राम हो सके, ये दीवार हो सके, क्लिनिकल इनोवेशन हो सके, हम इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के तौर पर क्लिनिशियंस के साथ काम कर सकें। तो मैं इन बैरियर्स को भी तोड़ना चाह रहा हूँ, और मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर वो लम्स में नहीं होगा, ये किसी प्राइवेट इदारे में नहीं होगा, और करना फिर बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। फिर मसलन PKLI है, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है, ये एक सरकारी इदारा था, सरकारी हॉस्पिटल था, बेहतरीन यहाँ डॉक्टर्स आए, दुनिया के नामवर तरीन डॉक्टर्स आए, लेकिन ये नैब ज़दा हो गए, ये अदालत ज़दा हो गए, और ये तबाह हो गया इदारा। अब दोबारा वो उठा है, लेकिन तो हम ये काम कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर किसी और के लिए करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं इन गैप्स को, एक तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अपना गहरा करना चाह रहा हूँ अपने साइंस एंड इंजीनियरिंग स्कूल का। दूसरा जो फ्रिंज एरियाज, आर्कियोलॉजी पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ डिजिटल आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको प्रमोट करके अपनी हेरिटेज, अपनी आर्कियोलॉजी के साथ लिंक्स बनाना चाह रहा हूँ। मैं क्लिनिकल साइंसेस के साथ लिंक्स बनाना चाह रहा हूँ, एस्ट्रोनॉमी के साथ लिंक्स बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। जियोलॉजी को मैं देखना चाह रहा हूँ कि यानी ऐसे एरिया, एक शख्स जियोलॉजी में PhD करता है, वो सिर्फ जियोलॉजी डिपार्टमेंट में जा सकता, वो फिजिक्स में क्यों नहीं जा सकता? ठीक है, वो कंप्यूटर साइंस में क्यों नहीं जा सकता? हमारे यहाँ बायोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट में हायर हुए हैं। अब बायोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपनी जो लाइंस हैं, टेन्योर लाइंस हैं, फैकल्टी लाइंस हैं, उनको कंप्यूटर साइंटिस्ट के हवाले किया हुआ है। वो तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जी, तो ये चीजें मैं तोड़ना चाह रहा हूँ। तो सर ये आप एज ए डीन ये जो विजन रखते हैं, ऑफ कोर्स वो फैकल्टी की सपोर्ट और बाय इन के बगैर नहीं हो सकता ना। तो इज इट बिकॉज ऑफ दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन प्लेस जिसकी बेस पे आप डीन बने हैं? आई एम गेसिंग, क्योंकि आपकी एक टॉक भी लीक हुई थी, हम तक पहुंची थी, जो आपने एज ए कैंडिडेट दी थी वंस अपॉन अ टाइम। तो आई एम गेसिंग कि कोई थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू फिर यू गॉट टू दिस पोजीशन। तो इज इट बिकॉज ऑफ दैट के फैकल्टी ऑफ कोर्स फिर आपका साथ देगी इन दिस वंडरफुल विजन? एक तो वो फैकल्टी बहुत हद तक हम ख्याल है, क्योंकि आपको पता है कि हायरिंग के वक्त राइट। उस चीज का ख्याल रखा गया। दूसरा ये कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आए भी हैं, अगर आप उसको जारी ना रखें रोजाना की बुनियाद पे, हाँ। तो वो फिर वो तहलील हो जाती है, वो जमहूरियत तहलील हो जाके वो फिर आमरीत बन जाती है। हिटलर भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आया था। ठीक है, वो फिर उसको ना बरकरार रखना बड़ा जरूरी होता है। अब चूंकि जब से मैं डीन बना कोरोना आया, इसलिए फेस टू फेस मुलाकात तो
एक शाज़ो नादिर ही होती है, लेकिन मैं इधर ही होता हूँ। और तो उस चीज, देखिए जो आपका अंदाज है ना, वो बड़ा मैटर करता है कि आप किस तरह लोगों की बात सुनते हैं, किस तरह लोगों को इनकरेज करते हैं। और आपने लोगों को ना, मेरे ख्याल में दो मैंने बड़े असूल बनाए हुए हैं। एक, लोगों को मैंने हैरान करना यानी सरप्राइज देना है। सरप्राइज इन इनकरेजमेंट, सरप्राइज इन इंसेंटिव्स, ठीक है, विच डजंट कॉस्ट मच, Right. it costs very little, but if I'm able to surprise my faculty, that's very important. I've made that one agenda. Right. दूसरा मेरा एजेंडा जो मैं अभी भूल गया हूँ। दूसरा जो एजेंडा है, मुझे अभी मेरे ज़हन में था, मैं अभी भूल गया हूँ। तो एक तो मैं सरप्राइज कर, सरप्राइजेस तो हमारे डीन और डायरेक्टर भी देते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं कैसा? यू मेंट इट एब्सोल्युटली पॉजिटिवली। यानी किसी शख्स को अपने रिसर्च में किसी चीज की जरूरत है, सपोर्ट। सपोर्ट की जरूरत है, उसने मांगी नहीं है, हाँ, उसको दे दी जाए। ये बहुत एनेबलिंग, एनेबलिंग एनेबल कर दी जाए, एनवायरनमेंट। उसके मांगे बगैर दी जाए। आमतौर पर जब आप मांगते हैं डीन से या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, वो कहते हैं अच्छा आप छोड़ दें, फाइल मैं देखूंगा। तो ऐसा नहीं, आप बिन मांगे उनको दें, क्योंकि आप उनको समझें, क्योंकि अगर आप उन्हीं उन्हीं की तरह है ना, उन्हीं के प्रोसेस से निकल के आए हैं, तो अब आप उनकी चीजों को भी समझेंगे। और तो ये मैं इसको, हाँ, दूसरी चीज जो मैं कोशिश करता हूँ ना बतौर डीन की, देखिए वक्त महदूद है, और कोरोना की, एक साल तो कोरोना की नजर हो गया है, तो अल्लाह ताला हमें इसमें से निकाले। ये बड़ा जरूरी है कि मैं ऐसे कामों को तरजीह दूं जिनका असर सालों पे मुहित है, या महीनों पे मुहित है, बनिस्बत उन कामों के जिनका असर महज दिनों पे मुहित है। ये बहुत लॉन्ग जरूरी टर्म। चीज है, हाँ, कि आप अपने महदूद वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें। हर चीज पे बोलना जरूरी नहीं है, हर चीज पे लड़ना जरूरी नहीं है, हर चीज पे कोई बड़ा दावा करना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को जाने दें। कहते हैं यू पिक योर बैटल्स, आपने अपनी बैटल्स चूज की हैं आपने। अच्छा कनात सर, बड़ी जरूरी है। ये आपने जो डिफरेंट अभी प्रोग्राम्स जो आप बता रहे थे कि आप इस तरह के डिफरेंट आर्कियोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, और ये बाकी प्रोग्राम्स जिन जो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के हों, मिलके लोग काम कर रहे हो, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है आपकी पहले की बातचीत और सुनते हुए और सारा देखते हुए कि आप कुछ वो बड़े सवालों की खोज की तरफ कुछ जस्तजू है, जो शायद हम सबको पूछने चाहिए और पूछते रहने चाहिए और उनकी खोज में लगे रहना चाहिए। तो क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ, इसी तरफ वो कुछ कदम है? देखिए ये जो इंसानी वजूद है, अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी को उससे अलहदा कर दें, तो इंसानी वजूद है, इंसानी जहन है, इंसान का माजी है, इंसान की तारीख है, इंसान की सोच है, वो बिल्कुल फिर आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल बेमजा हो जाती है। और देखिए, आप मुल्क देखें, मैं ऐसी फैकल्टी हायर करना चाहता हूँ एसएससी में, ऐसे एरियाज में जो मुल्क में कहीं नहीं जा सकते, जो मुल्क में मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर मैं नहीं चाहूंगा कि, ये मैं दिल में मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे पास रोबोटिक्स की और फैकल्टी है, क्योंकि रोबोटिक्स वाला नर्स जा सकता है, वो यूसीपी जा सकता है, वो, मैं चाहता हूँ यार हमारे यहाँ शायद कोई न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग वाला बंदा आ जाए, हमारे यहाँ कोई मार्स पे जाने का, हाँ कोई एक्सप्लोरर आ जाए, कोई एक्सोप्लैनेट्स तलाश करने वाला आ जाए। ये नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि जिस चीज की, हमारा जो कैनवस है ना, स्ट्रेटजी मुल्क के लेवल पे होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को इतना मच्योर होना चाहिए कि वो मुल्क के बारे में सोच सके। अल्लाह ने अगर हमें नेमतें दी हैं, हमारी तनख्वाह भी अच्छी है, हम, अल्लाह ताला ने और भी यहाँ नेमतें दी हैं, हमारी बिजली नहीं जाती, हम, हमें टीएज मिलते हैं, स्टूडेंट्स हमारी इज्जत करते हैं, एक अच्छा माहौल है, कोई यहाँ कोई जंगो जदल नहीं होता फैकल्टी के दरमियान। ठीक है, तो अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, हम उससे, उसके शुक्राने के तौर पे कोई
अच्छा काम भी तो करें, कोई बड़ा काम और पाकिस्तान के लिए करें। ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में, मेरा ये मिशन है। यानी कि रेलेवेंट रिसर्च डायरेक्शंस निकल सकते रेलेवेंट भी हो, अनयूजुअल रिसर्च डायरेक्शन जिनको और कहीं जगह नहीं मिलती, वो हो, कोई ना कोई तो उनको उठाए ना, कोई ना कोई तो उनको पकड़े। मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज हो। मैं चाहता हूँ कि नमल में मैं चाहता हूँ, मैंने आपके रेक्टर से भी बात, उनको भी मशवरा दिया था कि यार मैं चाहता हूँ कि आप ना माइनिंग और जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन और इस चीज, जियोलॉजी के लिए तो ये वाकई वंडरफुल वंडरफुल स्पेस है। हाँ तो वो आप करें। आपके पास बड़ा लिविंग लेबोरेटरी है, हाँ इतनी बड़ी लेबोरेटरी है मुफ्त की, तो वो आप करें, आपके पास इंडस्ट्री भी आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह की चीजों को जरा बड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा। कोई एक काम, आप बाकी काम कन्वेंशनल करते रहे, लेकिन आपके पास कोई नफल भी हो, फर्ज करते रहे अदा, कोई नफल भी होने चाहिए एक दो। It's a wonderful way of putting it. I think हमने सभी साहब का बहुत टाइम ले लिया, तो वकार अगर आप इसको क्लोज डाउन करना चाहिए। थैंक यू, मैं तो बस आपको बहुत मशकूर हूँ। इट वाज सो रिफ्रेशिंग to hear all these wonderful thoughts. So good luck with everything which you have in store for lunch. नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे दावत दी। नोमान जावेद साहब कहाँ पे होते हैं? मैं सर इधर लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। अच्छा अच्छा, आपका जिक्र कर रहे थे, ठीक हाँ ठीक जी। तो ठीक ठीक। नहीं, मैं तो नथिंग टू ऐड रियली। बहुत अच्छा लगा आपके ख्यालात सुन के, आपसे बात करके, और इस बहाने से आपसे कनेक्शन हुआ। तो मेरे ख्याल से दैट इन इट्स ओन मेरे लिए एक बहुत वैल्यूएबल कनेक्शन है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आई होप वेरी मच के आपने आपसे जो बातें हुई हैं वो अभी बहुत बहुत छोटा सा हमारा एक ये एंटिटी है, बल्कि अभी तो ये इसको हमने इतना वाइडली पब्लिसाइज भी नहीं किया। इंशाल्लाह करेंगे डेफिनेटली। हमारी उम्मीद है कि कन्वर्सेशन जो हमने की हैं वो नॉट जस्ट कि हमारी कन्वर्सेशन बाहर पहुंच जाए, तो वो तो फिर वही बात हो जाएगी, टॉप डाउन वाली बात हो जाएगी। हम चाहें कि ऐसी कन्वर्सेशन होती रहें और डेली बेसिस पे होती रहें, हर जगह होती रहें। बिकॉज आपने भी देखा होगा, मैंने भी यहाँ ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, कि द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन यू हैव इन योर चांस इनकाउंटर्स या ड्राइंग रूम में बैठ के या कॉफ़ी के ऊपर, वो सॉर्ट ऑफ इंडिकेट करती हैं कि अच्छा ये एंटिटी जो है ये कहाँ पर और कहाँ जा रही है। तो आपके अगर हर कॉफ़ी डिस्कशन के ऊपर ये हो रहा हो कि यार ये उस बंदे ने मेरी इस तरह टांग खींच दी, या आप उस डिपार्टमेंट बंदे से बात क्यों कर रहे थे, वो तो मैं पसंद नहीं करता उसको, ये डिस्कशन हो, या नेक्स्ट टाइम ये डिस्कशन हो कि यार हम लोग, जैसे आपने बात की कि यार कोई न्यूरोमॉर्फिक का बंदा कहाँ से लेके आए यहाँ पे, या इस लैब में क्या नया काम हो सकता है, या इस तरह हम बात कर रहे हैं, आज थोड़ी सी बात की हमने, या टीचिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो हमारा मकसद है, इस तरह की कन्वर्सेशन आपके साथ होकर लोगों तक पहुँचे और उसके बहाने से और कन्वर्सेशन बढ़ें। तो मेरे ख्याल से दिस वाज द जस्ट मैं एक द आखिरी बात करना आइडिया। चाह रहा हूँ। जी आखिरी प्लीज बात, प्लीज अगर आपके फोरम के जरिए आपने टीचिंग की बात की, जो प्लीज। एक अहम, एक अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा जो हमारे है ना, कि जो हमारा रवायती तरीका तालीम है, तदरीस है, जो मदरसों में जो जिसकी आपको रमक नजर आती है, जिसमें हाफजा है, जिसमें अदब है, जिसके अंदर और तरीके की जीरा और तादील है, यानी आप एनालिसिस कर रहे हैं चीजों, यानी जरूरी नहीं कि ये जो हमारा जीपीए सेंट्रिक सिस्टम है वो आइडियल ही हो। बिल्कुल। और बिग क्वेश्चंस इन साइंस, बिग क्वेश्चंस इन फिलोसफी, लॉजिक, ये जो आपका कंप्यूटर साइंस वाला, बिल्कुल। ये इस क्लासरूम के अंदर इसका ना कहीं टीका लगना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, और हमारे टीचर्स को भी, हमारी फैकल्टी को भी। तो ये जो लर्निंग और इसको खुद सीखना, ये बजाते खुद बिल्कुल। साइकोलॉजी का, और हमारे लर्निंग मुल्क अबाउट में आएंगी चीजें इंशाल्लाह। जी जी लर्निंग बिल्कुल। अबाउट लर्निंग। ये आपके कॉस्ट रिसेप्टिव जो आपने बात की डॉक्टर सभी, उस जो मैंने आपको जिक्र किया था यहाँ पर ना, कम्युनिटी साइंस एजुकेशन सेंटर का जिक्र किया था, तो उसमें 2-3 लोग तो साइकोलॉजी से आके बैठे हुए होते हैं, और हर हफ्ते हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं, और उन्होंने ज़िंदगी गुजारती है साइकोलॉजी के अंदर। तो उनसे फिर हमने ये वर्ड सुनी कि कंस्ट्रक्टिविज्म कोई चीज़ होती है, ऑब्जेक्टिविज्म कोई चीज़ होती है, और फिर देन लुक इनटू इट एंड वी सी किया दिस मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। मतलब ये वो चीज़ है जो एक टीचर को पता होनी चाहिए कि इंसान लर्न कैसे करता है, व्हाट आर दी कंपीटिंग थ्योरीज आउट देयर अबाउट हाउ लर्निंग हैपेंस, और उसको आप क्लास इनेबल कैसे कर सकते हैं। जैसे कन्वर्सेशन देखी तो फील हुआ हम लोगों को, यार ये कन्वर्सेशन हम लोग और कैसे बढ़ा सकते हैं, नैरेटिव्स कैसे नैरेटिव कैसे चेंज कर सकते हैं एक टिपिकल एकेडमिक कन्वर्सेशन का।
टीचर हाँ। बेचारा बड़ा हमारे यहाँ मजलूम होता है ना, वो हाँ। सारी जिंदगी जब तक उसने तालीम हासिल की उसने सब्जेक्ट के बारे में तो पढ़ा, टीचिंग हाँ। कैसे करनी है, लर्निंग कैसे होती है उसके बारे में नहीं पढ़ा। वो सब कुछ बिल्कुल। ऑन जॉब सीखेगा, बिल्कुल। और बेचारे स्टूडेंट और ज्यादा मजलूम के उन पे लाइव एक्सपेरिमेंट्स होंगे। लेकिन आपकी बात से पॉजिटिवली जो मुझे नज़र आया कि फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव करिकुलम के अंदर लाजमी, इवन तो हमारे नमल में जिस तरह हमने जो बनाया है अपना करिकुलम, तो हमारे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स फिलॉसफी के कोर्स भी पढ़ रहे हैं, वो लॉजिक एंड रेटरिक का भी है, ग्रेट लिटरेचर की भी हैं किताबें। तो ये अलग कोर्सेज हैं पूरे पूरे 3 क्रेडिट आवर्स के। और वाकई उसकी रिसेप्शन बहुत अच्छी है। इकबालियात के ऊपर एक कोर्स है, वो भी बड़ा अच्छा गया। तो हमारे इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथ्स के इवन लोग, तो हमने इनको कंपलसरी बना दिया बिकॉज हमारा स्केल छोटा है, मतलब एक एक सेक्शन पर प्रोग्राम होता है, तो हम कर सकते हैं। तो अब जो यूनिवर्सिटीज़ के 12-12 सेक्शंस होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वो इंडक्शन करती हैं, तो वो अच्छे टीचर्स ढूंढना भी, अच्छे उस्ताद ढूंढना भी बहुत चैलेंज है पाकिस्तान में। तो लेट्स सी एक्सपेरिमेंट कैसा है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट के स्टूडेंट्स फिर क्या बनते हैं। जुनेद सॉरी, अगर सर के पास टाइम है थोड़ा सा, तो इस तरह की इस पे कुछ काम हो सकता है? जैसे जुनेद अभी बता रहा है अच्छे असातिज़ा ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना, तो अब स्पेशली ये कोविड के बाद हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जा ही चुके हैं, फोर्सफुली चले गए चाहे, और एक साइड पे वो पैरेलली मूक्स वाला मॉडल चल रहा है। अगर नमल या ऐसी कोई और जो छोटी यूनिवर्सिटी जिसके पास इतनी ज़्यादा हायरिंग पॉसिबल नहीं है, वो एक कोर्स ऑफर करना चाहती है, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में कोर्स ऑफर करना चाहते हैं, आपको स्टैनफोर्ड का, एमआईटी के मूक्स में अच्छे सारे कोई कोर्सेज पढ़े हुए हैं, आप आइडेंटिफाई करके स्टूडेंट को सपोर्ट करें कि वो कोर्स ऑनलाइन करें, उसका सर्टिफिकेट ले लें, और आप यूनिवर्सिटी उसे काउंट कर लें अपने क्रेडिट्स में। तो इस तरह का कोई मॉडल फिजिबल है हमारे पाकिस्तान में और पॉसिबल है एचईसी वगैरह के साथ? ये बहुत जबरदस्त मॉडल है, और ये यकीनी तौर पे जिसे हम कहते हैं ना सिटी एजुकेशन या प्रोविंशियल एजुकेशन का, ये हमारा इसी के अंदर, हमारी कामयाबी इसी में है, इस तरह के मॉडल में। उसके लिए ना थोड़े से हमें ये टेरिटोरियल होना छोड़ना पड़ेगा, हमें ये आपस में यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजों के अंदर जेलसी छोड़नी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। और अब तो डिजिटल उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुमकिन हो गया। लेकिन ये जो नमल है ना, मैं आखिर में यही कहना चाहिए, नमल एक बहुत बड़ा जबरदस्त तजर्बा है, और मेरे ख्याल में इसको कामयाब होना बहुत जरूरी है, और इंशाल्लाह ये कामयाब है और कामयाब होगा, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, अच्छी फैकल्टी है। फैकल्टी को थोड़ा सा और इंसेंटिवाइज करें, उनके लिए और मौके और सहूलियात उनमें इजाफा करें, तो ये बड़ी जबरदस्त एक एक्सपेरिमेंट है। राइट, नहीं सर, इंशाल्लाह। आई थिंक विद दैट हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं फिर से। बिल्कुल। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो समवेयर डाउन द लाइन आपको फिर डिस्टर्ब करेंगे, हाजिर हूँ। थोड़ा सा मैच्योर हो जाए हमारा नहीं नहीं, रिकम्प्यूट। बिल्कुल हाजिर। मैं आप तीनों का, वकार, जुनेद और नुमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस काबिल समझा, मुझे बुलाया। थैंक यू सर, गॉड ठीक थैंक यू ब्लेस। वेरी मच फॉर कमिंग। है, बहुत शुक्रिया सर। हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज़।